हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। आज हम कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास पढ़ रहे हैं। थोड़ा हम बैक में जाएं, संक्षेप में जाएं तो हम आपको बता देता हूं कि अब तक हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने पुराने सिद्धांत पढ़े, जिसमें लाप्लास था, कांट था, ज्वारीय परिकल्पना थी। आधुनिक के अंदर हम बिग बैंग पढ़ा था। बिग बैंग सिद्धांत सर बड़ा मजेदार सिद्धांत था। आज उसी सिद्धांत से हम बातें करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित था। धीरे धीरे उसका घनत्व क्या था, उसका तापमान क्या था, बहुत ज्यादा था, आयतन कम था, घनत्व भी बहुत ज्यादा था। उसमें विस्फोट होता है और उसके कण दूर दूर फैल जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। जिसमें ब्रह्मांड में क्या बताया था, विस्तार हो रहा है। वहीं से हम आज पढ़ेंगे तारों का निर्माण, कि तारों का निर्माण कैसा हो रहा है। मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं बेटा, वो बताऊंगा बिग बैंग सिद्धांत से। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, किताब में भी आपको ये नहीं मिलेगी, आप इसको देखिएगा। मैं यहां पर शुरू करता हूं आपके बिग बैंग सिद्धांत से। थोड़ा अपन बताएं तो आपको बताया था, जॉर्ज लेमेंटियर थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था, बेल्जियम के थे। और उसके बाद में हब्बल ने इस पर पुष्टि करी। गुब्बारे का मैंने उदाहरण भी दिया था, वहां से बताया कि हाँ जी, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब होता क्या है, ये बताया गया कि पहले सारा ब्रह्मांड क्या था, वो एक बिंदु पर केंद्रित था। ये बिल्कुल बताया गया सर। और जो ये ब्रह्मांड बिंदु पर केंद्रित था, इसको एकाकी परमाणु कहा गया। क्या कहा गया? एकाकी परमाणु कहा गया। हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड भी यहीं से शुरू हुआ है बेटा, है ना। अब ये एकाकी परमाणु जो था, इसका यहां पर इसका घनत्व जो था बेटा, वो घनत्व भी क्या था, बहुत ज्यादा था। इसका तापमान भी क्या था बेटा, तापमान भी बहुत ज्यादा था। लेकिन आयतन क्या था, वो कम हो रहा था, क्योंकि एक ही बिंदु पर वो संकेंद्रित हो रहा था, सिकुड़ रहा था। अब होता क्या है, यहां पर जब ये एक जगह केंद्रित हो रहा था, तापमान बढ़ रहा था, तो इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट। और विस्फोट होने के कारण इसके कण क्या होते हैं, वो दूर दूर फैल जाते हैं। कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। जैसे यहां पर इसके ये पदार्थ यहां फैल गए, इसके पदार्थ यहां फैल गए, इसके पदार्थ यहां फैल गए, आज तक दूर होते जा रहे हैं। मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर आपको याद हो, इस पदार्थ के साथ में, बड़ा एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, इस पदार्थ के साथ में यहां पर चारों ओर धूल के कण होते हैं। धूल के जो कण है और जो आपके पास में गैसें हैं, वो भी इकट्ठी होने लग जाती है इन पदार्थों के सामने। इन टुकड़ों के साथ में धूल के कण और गैसें भी इकट्ठी हो जाती है। ये क्या होते हैं? ये आपके धूल के कण है, धूल के कण वह गैसें। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है, इसके चारों ओर क्या हो रही है, यहां पर देखिए गैस के बादल इकट्ठे होते हैं। जैसे ये पदार्थ था और पदार्थ के चारों ओर गैस के बादल इकट्ठे हो गए हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा है। धूल के कण भी हो गए हैं और हाइड्रोजन गैस भी यहां पर ज्यादा है। इसी को ही, चूंकि ये गैस के बादल थे, और गैस कौन से? हाइड्रोजन गैस के बादल थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसी को कहा गया है हमने निहारिका। क्या नाम दिया गया? निहारिका नाम दिया गया। समझ रहे आप, निहारिका नाम दिया गया। इसको आप नेबुला भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं, है ना। और ये तारे के निर्माण की प्राथमिक अवस्था है, तारे का निर्माण, या यूं कहे आकाशगंगा का निर्माण भी यहीं से होता है ना। हम आगे बात करेंगे। ये तारे के निर्माण की प्राथमिक अवस्था है, तारे के निर्माण की प्राथमिक अवस्था है, प्राथमिक अवस्था है। ठीक है, तो आपने देखा हम ब्रह्मांड के सिद्धांत से ही चल रहे हैं, बिग बैंग से चल रहे हैं। पदार्थ का विस्फोट होता है, पदार्थ बिखर जाते हैं, चारों ओर धूल के कण होते हैं। और मैंने बताया आपको कि हर पदार्थ का होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो धूल के कण होते हैं, वो आकर्षण के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं, और चारों ओर चक्कर लगाने पर निहारिका का निर्माण कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में आप समझिए कि यहां पर जो ये धूल के कण, गैस के जो बादल हैं, वो क्या कर लेते हैं, चारों ओर उस निहारिका के जो केंद्र होता है, उस केंद्र के चारों ओर वहां पर गैस का एक झुंड बना लेते हैं, गुंथित एक झुंड बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक तस्तरी नुमा झुंड बना लेते हैं यहां पर, है ना। ये झुंड बना लेंगे, गैस के बादलों का झुंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गैस के बादल का झुंड बना लेते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। और ये जो क्रोड भी होता है ना, इसको ही हम आदि तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि तारा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आदि तारा कहते हैं। समझ रहे हैं आप, ये क्रोड था और ये आदि तारा था। आप इसको यहां पर समझ सकते हैं। यहां पर
मैं आपको यहां से लेकर चल रहा हूं, यहां से हर जगह यहां पर निहारिका बन रही है। एक निहारिका को पकड़ा है जो हाइड्रोजन गैस के बादल है, जिसको तारे के निर्माण की प्राथमिक अवस्था कहते हैं। इस जो तारा है, ये जो निहारिका है, इसके चारों ओर जो गैस के बादल हैं वो चारों ओर घूमते हैं और घूमने से यहां पर क्रोड का निर्माण करते हैं और वहीं को हम आदि तारा कहते हैं। ठीक है, ये तारे की अवस्था होती है। अब मैं केवल आपको यहां पर तारा बताया गया, मैं तारे का पूरा जीवन बताऊंगा बेटा। यहां पर आप समझिएगा तारे का जीवन कैसे। देखिए, अब देखिए, ये जो क्रोड था, ये जो आदि तारा था, मैं यहां से लेता हूं, आप समझिएगा कि ये जो आदि तारा था यहां पर, और चारों ओर क्या थे, यहां पर गैस के बादल थे ये वाले, तो ये आदि तारा था। इस आदि तारा में क्या होता है, ये तारे की युवा अवस्था है। ये तारे की क्या है, युवा अवस्था है। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, इसकी जो हाइड्रोजन है ना, वो हीलियम में, हाइड्रोजन क्या होता है, इसकी जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलने लगती है, और हीलियम में बदलने लगती है और सारा जो पदार्थ है वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने पर तापमान बढ़ता है ना। सारा जो पदार्थ है, सारा पदार्थ एक जगह इकट्ठा होने लगता है, एक जगह इकट्ठा होने लगता है और तापमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। और इसके बाद में जो तारा आपके युवा अवस्था में था वो आपके क्या होता है, आपके प्रौढ़ अवस्था में रहता है, और यहां पर इसको कहते हैं हम यहां पर लाल दानव तारा। और ये क्या बन जाता है, लाल दानव तारा बन जाता है, लाल दानव तारा। आपके केवल तारा दे रखा है बेटा, लेकिन मैं आपको यहां पर विस्तार से करवा रहा हूं कि जिससे आप आगे भी समझ सके। तो लाल दानव तारा बनता है। ठीक है, अब जो लाल दानव तारा है इसको समझिए आप। जो लाल दानव तारा है, ये लाल दानव तारा भी दो भागों में बढ़ जाता है। अगर इस लाल दानव तारा का द्रव्यमान, यानी इसका वजन जो होता है वो सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से यदि कम हो या फिर बराबर हो। एक अवस्था तो ये होती है कि लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से या तो कम होगा या बराबर होगा। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा श्वेत वामन तारा। श्वेत वामन तारा, वामन का मतलब होता है बोना, श्वेत बोना तारा बन जाएगा। समझ रहे हैं आप। अगर लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या बराबर है तो श्वेत वामन तारा बन जाएगा। और अगर इसका द्रव्यमान क्या होगा, सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सुपरनोवा। क्या बन जाएगा, सुपरनोवा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम यहां चल रहे हैं। अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या बराबर है या फिर सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है, तो ये सीमा कौन निर्धारित करता है। इस सीमा को आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो सीमा निर्धारित करता है कि लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या बराबर है, ये सीमा बनती है। इस सीमा को हमारे भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी ने क्या कहा था, इन्होंने बताया था, इसलिए इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या है, जो श्वेत जो बावन तारा होता है, बोना तारा होता है, उसके बारे में बताती है कि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या बराबर है, यदि इधर जाएगा या इधर जाएगा। हम ऊपर की बात करते हैं कि द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या बराबर है तो बनता है श्वेत वामन तारा। और बाद में इस तारे की जो मृत्यु हो जाएगी, अंत हो जाएगा, जैसे बताया था मैंने आपको, ये युवा अवस्था है, उसके बाद में धीरे धीरे अंत हो रहा है। हाइड्रोजन धीरे धीरे किसमें बदल रही है, हीलियम में बदल रही है, और अंत में पूरी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी और ये बन जाएगा काला बोना या फिर काला बोना तारा। ये क्या बन जाएगा, काला बोना तारा। और यहां पर सारी हाइड्रोजन किसमें बदल जाएगी, हीलियम में बदल जाएगी। समझ रहे हैं आप। मैं दोबारा बता देता हूं आपको, लाल दानव तारा द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा या बराबर होगा तो श्वेत वामन तारा बनेगा। धीरे धीरे हाइड्रोजन किस्म बदल रही है, आपकी हीलियम में बदल रही है, और यहां पर संपूर्ण हाइड्रोजन किस्म बदल जाएगी, हीलियम में बदल जाएगी, यानी तारे की मृत्यु हो जाएगी और तारा क्या बन जाएगा, काला बोना तारा बन जाएगा। तारे की मृत्यु हो गई बेटा। समझ रहे आप। और यहां पर जो सीमा बता रहा है वो बता रहा है चंद्रशेखर सीमा। जो सीमा बताई गई भारत के विद्वान है, संबंध किससे है, वो लाल जो दानव तारा है उससे संबंध इसका है। आगे अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है तो बनता है सुपरनोवा, और अगर सुपरनोवा का भी द्रव्यमान अगर ज्यादा है, अगर कम है, अपन लिख लेते हैं, अगर द्रव्यमान कम है तो ये बनता है न्यूट्रॉन तारा। ये क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा। और अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये बनता है, जिसको आप पढ़ते रहते हैं, ब्लैक होल।
क्या बनता है? ब्लैक होल। समझ रहे हैं आप? ब्लैक होल बन जाता है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप यहां बताइएगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या क्या हमारा सूरज कभी ब्लैक होल बनेगा? हमारा सूरज कभी क्या ब्लैक होल बनेगा? आप देखेंगे, मैंने बताया कि लाल दानव तारा यानी हमारा सूरज भी एक तारा है, हम बिल्कुल जानते हैं। और ये तारा क्या है? अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है, बराबर है, तो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, यानी सूर्य का द्रव्यमान बराबर है, तो क्या बनेगा? ये श्वेत वामन तारा बनेगा, और अंत में जब मृत्यु होगी तो ये काला बोना तारा बनेगा। यानी ये कभी भी हमारा ब्लैक होल नहीं बनेगा। ब्लैक होल बनने के लिए क्या होगा? इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्या हमारा सूर्य कभी ब्लैक होल बनेगा? नहीं बनेगा। हमें ब्लैक होल, अब दो ब्लैक होल क्या होता है आप इसको समझिए। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल, यहां पर देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर। मैं ब्लैक होल को भी लेता हूं यहां पे। आप किताब के अंदर थोड़ा सा दूर हट जाइएगा। 11वीं के बच्चे अगर किताब से देखेंगे कि सर ये किताब में तो है ही नहीं, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो किताब से थोड़ी बाहर है, लेकिन वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है बेटा। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा पदार्थ होता है, यानी एक ऐसा तारा हो जाता है जो बिल्कुल अंत है, मृत्यु के रूप में है, बिल्कुल अंत। यहां पर सारी हाइड्रोजन किसमें बदल गई है? आपकी सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल गई है। ध्यान रखना, तारे का जन्म हाइड्रोजन के साथ होता है और उसकी मृत्यु हीलियम के साथ होती है। तो संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है तो तारे की मृत्यु हो जाती है। यहां पर ब्लैक होल का मतलब क्या है? आप ये समझिए कि जब कोई तारा है, उस तारे के अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी यहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है, अंदर खींचने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है यहां पर, तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। जो ब्लैक होल होता है ना बेटा, ब्लैक होल, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आप क्लियर है? समझ रहे हैं आप? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है? ये ब्लैक होल सूर्य का कोई प्रकाश आ रहा हो या किसी तारे का प्रकाश आ रहा हो, उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। और यहां तक अगर कोई छोटा सा पिंड भी, अगर छोटा सा ग्रह भी अगर इसके पास आ रहा है, तो वो भी इस ब्लैक होल के अंदर जाकर समा जाएगा। वो भी इस ब्लैक होल के अंदर जाकर समा जाएगा। तो एक प्रश्न मैं और पूछता हूं आपसे, क्या पृथ्वी हमारी कभी ब्लैक होल में जाएगी? क्या हमारी पृथ्वी कभी ब्लैक होल में समा सकती है? ब्लैक होल, तो आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के पास में सबसे पास में तारा कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य कभी ब्लैक होल बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर। अभी अभी आपने बताया कि सूर्य कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। तो बेटा देखो, ये जीवन है, इसको आप देखिए। मैंने आपको बताया यहां पर देखो, मैंने बताया आपको, समझिए आप कि मैंने बताया यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले देखिए, एक पिंड था, एकाकी परमाणु था, विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद वो निहारिका में बदलता है, हाइड्रोजन गैस के बादल है। धीरे धीरे, चूंकि इसका गुरुत्वाकर्षण था, धीरे धीरे गैस के बादल गुंथित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, करोड़ों में बदलता है, जिसको हम आदि तारा कहते हैं। आदि तारा यानी अभी तारे का जन्म हुआ है बेटा, अभी तो जन्म हुआ है, अब होगी इसकी पार्टी। अब तारे का जन्म हुआ है, यानी इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगती है, सारा पदार्थ एक जगह इकट्ठा होता है और अंत में तापमान बढ़ने से यह बनता है लाल दानव तारा, है ना। अब लाल दानव तारा, इसकी सीमा, अगर इसका द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से बराबर है या कम है। अच्छा, एक बात और कैसे याद करेंगे? वामन का मतलब क्या होता है? माफ कीजिएगा, वामन का मतलब होता है छोटा, कम। तो देखिए, कम है तो यहां पर भी कम है, वामन या बोना कर दीजिए। तो यानी जब कम होगा द्रव्यमान तो श्वेत वामन तारा बनेगा, बोना तारा बनेगा। कम होगा और ज्यादा बनेगा तो सुपरनोवा बनेगा, उसमें कम होगा तो न्यूट्रॉन, और ज्यादा होगा तो ब्लैक होल बनेगा। ये हमारे यहां पर तारे की पूरी जीवन अवधि है। समझ रहे आप? ये तारे की पूरी आपकी जीवन अवधि है। ओके जी, इसको अगर एक संक्षेप में लेते हैं अपन, तो थोड़ा समझिए आप, बड़े मजेदार चीज है। हम ये देखें कि सबसे पहले सर हमारी निहारिका आती है। बिल्कुल सर, निहारिका के बाद में हमारे पास में क्या आता है? हमारे पास में आदि तारा आता है, जो क्रोड भी था, इसको हमने क्या कहा? क्रोड कहा सर। आदि तारे के बाद में क्या आता है सर? लाल दानव तारा आता है सर। बिल्कुल आता है सर। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या ज्यादा है, यानी कम है या फिर बराबर है, माफ कीजिएगा, बराबर है, तो ये बनता है श्वेत बोना तारा बनता है। क्या बनता है? श्वेत बोना तारा बनता है। श्वेत बोना तारा अंत में बनता है काला बोना तारा, और ये खत्म हो जाता है, ये इसकी मृत्यु हो जाती है तारे की। ठीक है, जो हमारे सूर्य की होगी बाद में। अगर लाल दानव तारा, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है, तो ये बनता है सुपरनोवा बनता है। क्या बनता है? सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा का द्रव्यमान अगर कम है तो ये बनता है न्यूट्रॉन तारा बनता है।
क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। और अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये बनता है आपका ब्लैक होल बनता है। क्या बनता है? ब्लैक होल बनता है। ठीक है, तो ये तारे के बारे में हमने जान लिया है। ठीक है, अब आप आगे देखें, आपके दिमाग में आएगा सर तारे के बारे में आपने बहुत अच्छा बता दिया, हमने तारे के बारे में जान लिया है, तो हमारा तारा कौन है? भैया हमारा तारा सूरज है। हमारा जो तारा है वो सूर्य है ना। हमारी जो पृथ्वी है, हमारे जो ग्रह हैं वो सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो हमारा तारा सूर्य है, ये हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। अब तो हमारा तारा कौन है? हमारा तारा सूर्य है। अच्छा, ये तारों, अब तारा एक ही तारा है क्या सर? ब्रह्मांड में एक ही तारा है? नहीं सर, ब्रह्मांड में कई तारे हैं, ब्रह्मांड में कई तारे हैं। तो तारों का जो समूह होगा, तारों का जो समूह होगा, जो निश्चित आकृति बनाएगा, क्या बनाएगा? निश्चित आकृति बनाएगा, उसे क्या कहेंगे सर? उसे क्या कहेंगे? उसे हम आकाश गंगा कहेंगे। क्या कहेंगे? आकाश गंगा कहेंगे। यानी तारों का जो निश्चित समूह होगा, तारों की जो आकृति बनेगी, उसका जो निश्चित समूह होगा, उसको हम क्या कहेंगे? आकाश गंगा कहेंगे। तो क्या सर आकाश गंगा, हमारी भी कोई आकाश गंगा है क्या? बिल्कुल है बेटा, हमारी भी आकाश गंगा है। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी जो प्यारी सी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। क्या नाम है? मिल्की वे, माफ कीजिएगा, उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। ओके जी, मिल्की वे है। अच्छा, इस मिल्की वे में केवल एक ही तारा है क्या सर? नहीं भैया, इसमें कई तारे हैं। सूरज भी है, इसके पास में एक तारा और आता है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूरज के बाद में एक तारा और है जो हमारे सबसे नजदीक है ना। सबसे नजदीक तो सूरज है, उसके बाद में प्रोक्सिमा सेंचुरी, लेकिन कई तारे हैं। अच्छा सर, आकाशगंगा एक है क्या? नहीं, इस ब्रह्मांड में कई आकाशगंगा हैं। इस ब्रह्मांड में कई आकाश गंगा है। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं कि यहां पर तारों का जो निश्चित समूह होता है, निश्चित आकृति होती है, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। इस आकाशगंगा में कई तारे हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। और इस ब्रह्मांड में भी कई आकाशगंगाएं हैं, है ना, जिसमें से हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम मिल्की वे है। ठीक है, अब आप ये समझ रहे हैं कि तारे और ये तारों का समूह आकाशगंगा है। अच्छा, आकाशगंगा की आपने कहा निश्चित आकृति होती है, तो क्या कोई आकृति है सर इसमें? एक सेकंड, कोई आकृति है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा कि आकाशगंगा की इन तारों की निश्चित आकृति होती है, तो इसका मतलब आकाशगंगा की भी आकृति होती होगी। तो आकाशगंगा है ना बेटा, एक सेकंड यहां आ जाइए, कहां जा रहे हैं आप? अगर आकाशगंगा की बात करें तो आकाशगंगा की तीन आकृति है। पहली तो है अंडाकार। कौन सी है? अंडाकार। अंडाकार आकृति का हो सकता है, बिल्कुल इस तरीके से अंडाकार, जैसा अंडाकार होता है ना। दूसरा है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, ठीक है, सर्पिलाकार का मतलब इस तरीके से सांप के जैसे, ये बिल्कुल सांप की तरह सर्पिलाकार होगा। तीसरा होता है अनियमित आकार का। तीसरा कैसे हो सकती है आकाशगंगा? अनियमित आकार की हो सकती है। तो हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे कौन सी है सर? वो सर्पिलाकार की है। वो कौन सी है? सर्पिला आकार की है। ठीक है, कितना आसान तरीके समझ गए कि तारों का समूह। अब आप सोचिए कि हम क्या हैं। अगर हम सोचे इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा में अनंत क्या है? तारे हैं। उस तारों में एक तारा है सूरज, जिसपे जो हमारा तारा है, उस तारे के अंदर उसके कई ग्रह हैं, जिनमें से 8 ग्रहों में से एक हम जो पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पे कई महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया है। एशिया में हम कई देश है, जिसमें हमारा प्यारा भारत है। उस प्यारे भारत में कई राज्य हैं, फिर कई जिले हैं, जिसमें आपका जिला है, आपका गांव है। तो हम इस पूरे संसार का कितना छोटा भाग है, आप ये समझिए आप। तो ये हमारी बात यहां पर आ गई। अच्छा, तारों का जन्म कब हुआ था? तारों का जन्म अगर आप देखेंगे, ये 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये आप देख लीजिए, पूरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आराम से क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। 5 से 6 अरब वर्ष पहले इसका जन्म हुआ है तारों का। अच्छा, आगे देखिए आप। आगे मैं क्या बताना चाहूंगा कि आकाशगंगा है, ये ब्रह्मांड में या ग्रह हैं, इनके बीच की दूरी किससे नापी जाती है? किलोमीटर से नापते हैं, किससे नापते हैं? तो मैं बता दूं, आकाशगंगा की अनंत दूरी होती, कई दूरी होती, बड़ी दूरी होती है। इसको नापते हैं प्रकाश वर्ष से। किससे नापते हैं? प्रकाश वर्ष से। यानी प्रकाश वर्ष से हम अंतरिक्ष में दूरी को नापते हैं। तारों के बीच की दूरी भी हो सकती है, ग्रहों के बीच की दूरी भी हो सकती है। और क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करती है। यानी कोई प्रकाश जो होता है, प्रकाश 1 वर्ष में
जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। आप कितना कर दीजिए, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, इतना ही प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। यानी प्रकाश जो किरण होती है, लाइट होती है, वो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जहां तक अपन देखेंगे कि जो हमारी जो प्रकाश होता है ना, वो 3 लाख किलोमीटर चल जाती है, एक है ना, 1 मिनट के अंदर 3 लाख किलोमीटर चल जाती है ना। तो ये प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। ठीक है, यहां पर और आगे हम देखते हैं इसके अंदर और क्या देख सकते हैं सर। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि यहां पर अगर हम बात करें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो हम ये भी देख सकते हैं कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है, तो वो कितनी है, वो याद होनी चाहिए आपको, 14, 92, 98, यानी 14 करोड़ 92,98,98,000 किलोमीटर। कितने? 14,92,98,000 किलोमीटर की दूरी किसके बीच होगी? पृथ्वी और सूर्य के बीच होगी। ये फैक्टर कहां से आ रहा है? ये प्रकाश वर्ष से आ रहा है, वहां से हमने दूरी नापी। ठीक है, तो हमने तारों का निर्माण बड़े आराम से पढ़ा सर। थोड़ा सा एक बार आप देखेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर बिल्कुल आसानी से आप देखिए, यहां पर मैंने कहां से शुरू किया था, आपके ब्रह्मांड के यानी बिग बैंग सिद्धांत से शुरू किया था। और बिग बैंग सिद्धांत में मैंने आपको बताया था, यहां पर जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा रुकिए, यहां से हम शुरू कर लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये एक एकाकी परमाणु था, इसका विस्फोट होता है। विस्फोट होने के कारण यहां पर धूल के कण आ जाते हैं, और धूल के कण यानी हाइड्रोजन गैस का बादल है, उसको निहारिका कहते हैं। निहारिका तारों के निर्माण की प्राथमिक अवस्था है, इसको लिख लीजिएगा। अगर बोले आकाशगंगा की जननी कौन है, आकाशगंगा की प्रारंभिक अवस्था कौन है, तो वो भी क्या आएगा? निहारिका आएगा। इसको भी लिख लीजिएगा, है ना। फिर इस निहारिका के चारों ओर गैस के बादल आते हैं, समूह बनता है, गैस के बादल मतलब झुंड गुच्छित होता है, तो करोड़ का निर्माण होता है, जिसको हम आदि तारा कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं इसमें, जब इसका विस्फोट होता है तो प्रथम 3 मिनट में एक परमाणु बनता है। जब ब्रह्मांड का एक एकाकी परमाणु का विस्फोट होता है तो पहले 3 मिनट में एक परमाणु का निर्माण होता है, और तापमान इतना गिरने लग जाता है कि 3 लाख वर्ष के अंदर, है ना, पहला पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, फिर यहां से हमने बताया कि ये जो आपका आदि तारा है, आदि तारा किसमें बदलता है? आपके लाल दानव तारे में बदलता है। इसका द्रव्यमान कम है, बराबर तो श्वेत, और फिर काला, और फिर इसके बाद में अगर ज्यादा है तो सुपरनोवा, कम है तो हमारा न्यूट्रॉन, ज्यादा है तो ब्लैक होल। हम क्या बनेंगे? हमारा तारा क्या बनेगा? वो काला बौना तारा बनेगा, कभी भी ब्लैक होल के अंदर नहीं बनेगा। ब्लैक होल वह पदार्थ होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि किसी भी लाइट को, किसी भी ग्रह को अपने अंदर धकेल लेता है। ये 4 बनाया था आपने, निहारिका, आदि तारा, या आप समझ गए थे। अच्छा, और हमने अंत में पढ़ लिया हमारी आकाशगंगा के बारे में, कि हमारी जो प्यारी आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे है, और वो आकाशगंगा हमारी कौन सी है? सर्पिलाकार है। ये हमने पढ़ा। अब अंत में हम पढ़ते हैं यहां पर ग्रहों के बारे में। देखो ग्रह कैसे बनते हैं, समझिए आप। ग्रहों का निर्माण बिल्कुल आसान है, यहीं से लेंगे हम ग्रहों का निर्माण। देखिए ग्रहों का निर्माण कैसे होता है बेटा, देखिएगा। सबसे पहले जो आपका जो यहां पर निहारिका होती है, हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं, तो पहले क्या बनती है? निहारिका बनती है। क्या बनती है सर? निहारिका बनती है। निहारिका के बाद में जब निहारिका के पास में या गुरुत्वाकर्षण बल से बादल, हाइड्रोजन जो गैस के बादल हैं, धूल के कण घूमते हैं, तस्तरी बनाते हैं, तो यहां पर किसका निर्माण कर लेते हैं? एक तरीके से क्रोड का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? क्रोड। अब इस क्रोड के चारों ओर छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं वो इसके आकर्षण बल के कारण यहां पर जुड़ जाते हैं, जिससे इसका निर्माण होता है? ग्रहाणुओं का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? ग्रहाणुओं का निर्माण होता है। क्रोड, और क्रोड से क्या बनते हैं? ग्रहाणु बनते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में कई ग्रहाणु होते हैं, कई ग्रहाणु होते हैं। ये ग्रहाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारा ग्रह बनता है। क्या बनता है? ग्रह बनता है। तो इसकी उत्पत्ति भी कहां से कर रहे हैं हम? निहारिका से कर रहे हैं। यानी निहारिका यानी हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। क्यों इसके चारों ओर घूम रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब ये ज्यादा संकुचित हो जाते हैं, थोड़ा सा ये मान लीजिए थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं, तो ये क्रोड बनते हैं।
करोड़ क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मध्य का भाग होता है। और करोड़ के जब चारों ओर जब छोटे छोटे कण होते हैं वो चिपक जाते हैं, यानी उसके आकर्षण बल के कारण, तो ग्रहाणु बनते हैं। और ऐसे ही कई ग्रहाणु आपस में संयोग करके ग्रह का निर्माण करते हैं। तो आज हमने तारा जाना, तारे की पूरी यात्रा बता दी मैंने, तारे का जन्म भी किया आदि तारे के रूप में, तारे की मृत्यु भी की, चाहे वो ब्लैक होल बने चाहे काला बोना तारा बने, आकाशगंगा के बारे में जाना और ग्रहों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आज आपकी क्लास अच्छी होगी। मैं आपको आपके ऐसे टॉपिक्स लेके आ रहा हूं जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप अगर कोर्स से कुछ बाहर भी है, कुछ चीजें ऐसी है जो आपके फैक्ट्स, सीधे फैक्ट्स बता रहा हूं, तो उनको भी आप पढ़िए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।